हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सभी को प्यार भरा सुप्रभात। स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। अभी जो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हर रोज़ बेसिक साइंस और रीडिंग का एक सेट का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। बहुत कम समय बचे हुए हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का डिस्कशन करवा रहा हूँ। एस.के. झा सर के समान विज्ञान और रीडिंग के बुक से करवा रहा हूँ दोस्तों, तो जुड़ना ना भूलें। और जो भी भाई हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, कृपया करके भाई को सपोर्ट करेंगे, एक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट की संख्या में। सीधी बात, नो बकवास के समय। प्रश्न संख्या 1, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक होता है दोस्तों वो किलोवाट घंटा होता है दोस्तों। 1 किलोवाट घंटा को हम दोस्तों 1 यूनिट का नाम देते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 2, विकिरण की मात्रा को एक मात्रक के द्वारा मापा जाता है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम रोएंटजन। रोएंटजन के द्वारा हम मापा जाता है दोस्तों विकिरण की मात्रा को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। और एक्सरे का आविष्कार जो किया है दोस्तों उसने रोएंटजन नहीं किया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस राशि में आयाम नहीं है तो दोस्तों? जिसका आयाम नहीं होगा दोस्तों उसका मात्रक भी नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सापेक्ष पारगम्यता जो होता है दोस्तों आपका इसका आयाम नहीं होता दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऐसे आवृत्ति का हर्ट्ज होता है, आयतन का घन मीटर होता है दोस्तों, तापमान का केल्विन होता है दोस्तों। तापमान जो होता है दोस्तों आपका मूल मात्रक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 4, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने में चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण क्या है दोस्तों? तो तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है दोस्तों। जो टंगस्टन है उसका प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 5, एक कार तेज गति से चल रही है, इसमें कौन सी ऊर्जा निहित रहेगी दोस्तों? कार जब तेज गति से चलेगी दोस्तों तो उसमें गतिज ऊर्जा निहित रहेगी, और कार अगर स्थिर होगी तो उसमें स्थितिज ऊर्जा निहित होगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। घर्षण ऊर्जा जो है दोस्तों आपका एक प्रकार का ऋणात्मक ऊर्जा होती है दोस्तों। जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे द्वारा घर्षण लगती है, और तो घर्षण के द्वारा जो कार्य होती है वो ऋणात्मक होती है। घर्षण के द्वारा जो किया ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो आपका एक तरह से ऊर्जा में ह्रास को दर्शाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 6, कोई बल 5 kg की वस्तु को 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्रदान करता है, वही बल 10 kg की वस्तु को कितना त्वरण प्रदान करेगा दोस्तों? इसमें दोस्तों त्वरण का मान पूछ रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका 5 kg की वस्तु में अगर 0.5 होगा तो अगर द्रव्यमान दुगना हो रहा है तो इसका त्वरण आधा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसमें त्वरण पूछ रहा है तो 0.25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब दोस्तों। प्रश्न संख्या 7, एक यू नली में पानी की एवं स्पिरिट भरे गए हैं जो चित्रानुसार पारे द्वारा पृथक किए गए हैं। पारे की दोनों भुजाओं की ऊंचाई समान है। यू नली की एक भुजा में पानी का स्तंभ 10 सेंटीमीटर ऊंचा है तो दूसरी ओर स्पिरिट के स्तंभ की ऊंचाई 11.5 मीटर है। स्पिरिट का सापेक्ष घनत्व क्या होगा यदि पारे का घनत्व 10 है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 0.869 घनत्व हो जाएगा दोस्तों। और सापेक्षिक जो घनत्व होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि मीटर बटा मीटर या सेंटीमीटर बटा से मूल मात्रक बटा मूल मात्रक हो जाता है दोस्तों, तो आपका वो बराबर हो जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 8, जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो उसकी गति के प्रतिरोध को कहा जाता है दोस्तों? जब लुढ़कता है दोस्तों तो गति के लोटनी घर्षण बोलते हैं। अगर वो स्लाइडिंग करती तो उसको सर्पी घर्षण बोलते हैं दोस्तों। अगर कोई वस्तु एक दूसरे को खींचता तो उसको हम स्थैतिक घर्षण बोलते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 9, एल ये उत्तोलक का प्रश्न है दोस्तों। एल मतलब लोड होता है, लोड बटा फोर्ट बटा ई फोर्ट इंटू ई फोर्ट बटा फोर्ट किस श्रेणी का उदाहरण है दोस्तों? तो आपका ये दोस्तों द्वितीय श्रेणी का उदाहरण है, मतलब बीच में लोड पड़ रही है और दोनों किनारे पे फोर्ट और ई फोर्ट पड़ रहे हैं, फोर्स और ई फोर्ट पड़ रही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है दोस्तों एक पहिए वाली ठेला गाड़ी दोस्तों, नींबू निचोड़ने वाली मशीन दोस्तों, खैनी काटने वाली मशीन, ये सब द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10,
विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? विद्युत जो उत्पन्न करना है दोस्तों उसके लिए हम यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम 235 का जो आपका समस्थानिक है यूरेनियम का, उसका प्रयोग हम विद्युत उत्पन्न करने के लिए करते हैं दोस्तों। मतलब सबसे ज़्यादा पावर जो देता है दोस्तों 1 kg यूरेनियम से कई हज़ार मतलब ऊर्जा की प्राप्ति होती है दोस्तों किलो में। ऑप्शन नंबर आपका ये सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 11, चिमटा किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है दोस्तों? तो चिमटा तृतीय प्रकार के श्रेणी का उदाहरण है दोस्तों। बीच में ही फोट होगा, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 12 है, 1 किलोवाट कितने शक्ति के बराबर होता है दोस्तों? 1 किलोवाट जो होता है दोस्तों आपका 1000 वाट के बराबर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ये आपका ALP CBT 1 के 2024 में आए हुए प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या 13, 50 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड नियत वेग से गतिमान है, वस्तु का संवेग कितना हो जाएगा दोस्तों? वस्तु का संवेग होता है दोस्तों m × v, p बराबर m × v होता है दोस्तों इसमें। तो 50 × 6 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऐसे दोस्तों देखेंगे मात्रक के हिसाब से ही तो आपको पकड़ में आ जाएगा। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये तुरंत का मात्रक हो जाता है, मीटर प्रति सेकंड होगा, लेकिन 50 × 6 तो 300 हो जाता है दोस्तों। और ये आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दो तो ऐसे ही कटिएंगे दोस्तों। आपका सी और बी ऑप्शन में टच करना था, तो एक में 30 दिया है और एक में 300 दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 14 नंबर प्रश्न का है, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगा दोस्तों? तो गतिज ऊर्जा जो दोस्तों आपका हो जाएगा, गति दोगुनी होने से गतिज ऊर्जा भी दोस्तों आपका 4 गुना हो जाएगा। 1/2 mv² होता है, फार्मूला होता है दोस्तों गतिज ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगर वही आपका संवेग पूछता तो संवेग 2 गुना हो जाता। प्रश्न संख्या 15, एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है दोस्तों? जब मार्ग बंद होगा दोस्तों तो उसके मार्ग पे जो कार्य होगा दोस्तों वो आपका शून्य हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि निश्चित हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 16, एक हल्के में एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, किसका संवेग अधिक होगा दोस्तों? तो दोस्तों निश्चित है, अगर संवेग गतिज ऊर्जा समान है तो संवेग जो भारी पिंड होगा उसका संवेग ज़्यादा होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। हल्के पिंड का संवेग कम होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 17, किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई तो इसके नए संवेग की मान क्या हो जाएगी दोस्तों? नए संवेग की मान हो जाएगा दोस्तों आपका √के ई। तो √के ई प्रारंभिक से 2 गुना हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आपका जो गतिज ऊर्जा है उसके मान का √अंदर कर देते हैं तो आपका आंसर हो जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 18, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है दोस्तों। ऐसे भी हम बर्फ़ के टुकड़े को आपस में दबाते हैं तो गलनांक घट जाता है दोस्तों, मतलब गलन की जो समय है वो आपका कम हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 19, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक कितना होता है? जल का क्वथनांक जो होता है दोस्तों आपका 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक जो है दोस्तों आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। आपको यहाँ देखना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में दोनों दे रखा है ए और बी में। पहले हिमांक दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, लेकिन पहले क्वथनांक पूछ रहा है, तो उस हिसाब से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 20, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? तो अपेक्षित आर्द्रता अगर तापमान बढ़ेगा तो मौसम में जो नमी होती है वो नमी में कमी आ जाएगी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में किसका क्वथनांक अधिक होता है दोस्तों? तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है दोस्तों उसका क्वथनांक अधिक होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वथनांक होता है दोस्तों जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं आपका क्वथनांक होता है दोस्तों, और आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है हिमांक बोलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 22, ऊष्मागति के प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है उसे बोलते हैं दोस्तों। ऊष्मागति का जो प्रथम नियम है दोस्तों वह ऊर्जा के संरक्षण नियम के ऊपर आधारित होती है। मतलब ऊर्जा को हम रूपांतरित कर सकते हैं, जबकि ऊर्जा का न तो नाश कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों।
प्रश्न संख्या 23, यदि एक ही पदार्थ के 4 तार एक माला के मनकों की तरह जुड़े हुए हैं तो इस माला का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा दोस्तों? इस माला का तुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा दोस्तों आपका 4 गुना हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 24, किसमें वृद्धि के साथ धारावाहिक चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम में वृद्धि हो जाता है दोस्तों? किसमें धारा में वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र, जितना ज़्यादा धारा बहेगी उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है दोस्तों। हमारे तार के अंदर से अगर 220 वोल्ट का अगर फ्लो निकल रहा है तो 220 के हिसाब से ही चुंबकीय क्षेत्र वो पैदा करेगा दोस्तों, जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो आप अगर उसके अंदर कोई आयरन की मेटल मिल जाएगी तो या हमारे शरीर में वो धारा की प्रवाह करेगी, जिससे वो आकर्षित कर लेगी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 25, प्रत्येक 20 ओम के 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित है। इसके बाद इस संयोजन को 20 ओम के तीसरे प्रतिरोध और 3 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित की बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति की मात्रा पूछ रहा है, शक्ति बराबर पूछ रहा है दोस्तों। तो पहले 20 ओम के 2 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 20 × 20 बटा 20 प्लस 20 हो जाएगा, तो 20 से 400 बटा 40 हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा और टोटल फिर श्रेणी क्रम में 30 ओम प्रतिरोध हो जाएगा और 3 वोल्ट की बैटरी हो जाएगा। तो उसको शक्ति P बराबर VI होता है दोस्तों। तो पहले I निकालना पड़ेगा, तो I बराबर V/R, तो 3/30 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा आपका धारा का मान, और P बराबर V × I, तो 3 × 1/10 हो जाएगा दोस्तों, तो 0.3 वाट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसमें 2 फार्मूला टच हो रहा है दोस्तों। सबसे पहले तो I निकालने के लिए हम आपको I निकालना है, तो I बराबर V/R करना पड़ेगा दोस्तों। फिर आपको P बराबर फार्मूला टच करना पड़ेगा दोस्तों V × I। ये 2 फार्मूला के हिसाब से आपको दोस्तों वो निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 26, जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर कितना होगा दोस्तों? प्रत्येक प्रतिरोध में जो विभवांतर कह रहा है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा, प्रतिरोध का समानुपाती हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फ्यूज जो है, फ्यूज का क्या होता है दोस्तों? तो निम्न गलनांक होता है, निम्न गलनांक का पदार्थ का बना होता है, लेकिन दोस्तों उसका आपका फ्यूज को हम घरों में श्रेणी क्रम में लगाते हैं दोस्तों, लेकिन फ्यूज का प्रतिरोध जो होता है दोस्तों आपका उच्च होता है दोस्तों, निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 28, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कौन सा आधारित है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, विद्युत जनित्र दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो गया। प्रश्न संख्या 29, छड़ चुंबक के निकट लाए जाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है दोस्तों? छड़ चुंबक के नज़दीक लाएंगे दिक्सूचक की सुई इसलिए विक्षेपित हो जाए क्योंकि यह एक लघु चुंबक होती है दोस्तों। जो हमारा गाड़ी के अंदर मीटर रीडिंग में जो सुई लगी होती है दोस्तों, एक प्रकार का छड़ चुंबक के ऊपर उसको लगाई जाती है। तो जैसे ही उसके अंदर कोई छड़ चुंबक आएगा तो अपनी दिशा को कन्वर्ट करने लगेगा, मतलब दाएँ बाएँ हिलने लगेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 30, निम्न प्रतिरोध में धारा का मान कितना होगा दोस्तों? सबसे पहले तो इसको हम दोस्तों 2 श्रेणी क्रम में है और 1 समानांतर क्रम में है दोस्तों। तो इसका 2 ओम 2 4 ओम 4 ओम हो गया आपका इसका प्रतिरोध टोटल। उसके बाद इसको हम निकालेंगे दोस्तों धारा I बराबर V/R, तो 2/4 = 0.5 एम्पियर की धारा इससे प्रवाहित होगी दोस्तों। सबसे पहले 2 ओम 2 × 2/2 प्लस 2 4 ओम, और पहले श्रेणी क्रम को जोड़ देते हैं तो ये टोटल 4 ओम हो गया दोस्तों, और फिर 4 ओम बटा और 2 ओम को ऐसे निकालेंगे
तो 4 इंटू 2 बटा ऐसे करके निकालते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 31, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। एक आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाती है दोस्तों और एक आपका बल की दिशा हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। वर्ल्ड वाइड वेब की अवधारणा किसने विकसित किया है दोस्तों? तो टिम बर्नर्स-ली ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। विकसित की गई पहली कंप्यूटर भाषा थी दोस्तों, विकसित की गई पहली कंप्यूटर की भाषा थी दोस्तों आपका फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन जो होता है आपका कंप्यूटर की भाषा होती है। आपको फोटोन होता है, फोटोन जो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, फोटोन एक ऊर्जा का बंडल होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 34, अग्निशामक सिलेंडरों में भरी होती है दोस्तों, जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होती है दोस्तों, उसमें आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड भरी होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एक मिश्रण भरी होती है, सूखा पाउडर के रूप में या तो फॉर्म के रूप में भरी होती है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 35, सूचनात्मक सुरक्षा संकेत का धरातल किस आकार का होता है दोस्तों? तो सूचनात्मक जो सुरक्षा संकेत होता है उसमें उसका जो आकार होता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आपका वर्गाकार हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 36, उस ड्राइंग उपकरण का नाम बताएं जिससे बीमाओं का मापन करने हेतु उपयोग किया जाता है दोस्तों। बीमाओं का मापन, बीमा पूछ रहा है दोस्तों, तो बीमा किससे मापते हैं? तो आपका स्केल के द्वारा मापते हैं। स्केल 3 प्रकार का होता है दोस्तों, एक मिनी स्केल होता है, एक फुल स्केल होता है, एक कंपैरेटिवली स्केल होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है दोस्तों। प्रश्न संख्या 37, दिया गया ड्राइंग उपकरण किस उपकरण को प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों? ये चित्र जो पूछ रहा है ये क्या है दोस्तों? तो एक प्रकार का ड्राइंग टेम्पलेट है दोस्तों। हम जब कंप्यूटर में अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या MS एक्सेल पे जाते हैं दोस्तों, तो एक आपका बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक सर्किल का पिक्चर होता है, ट्रायंगुलर का पिक्चर होता है, आपका रेक्टेंगुलर का पिक्चर होता है, आपका कई प्रकार का विभिन्न प्रकार का पिक्चर होता है। तो आपका एक टेम्पलेट होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 38 है, सैंड पेपर किस कार्य हेतु उपयोग किया जाता है दोस्तों? सैंड पेपर जो होता है दोस्तों आपका वो पेंसिल की नोक को और धारदार बनाने के लिए आपका प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 39 है, बृहद कोण की पहचान करें। बृहद कोण कौन सा है दोस्तों? जो इसका कोण का मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होगी दोस्तों, तो आपका वो बृहद कोण होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 40, सॉरी दोस्तों, बृहद कोण जो बोल रहा है इसमें बृहद कोण दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, क्योंकि ये 180 डिग्री से ज़्यादा संपूरक कोण होता है दोस्तों आपका 180 डिग्री के आसपास में, लेकिन बृहद कोण होता है दोस्तों 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 40 है, जिस समप्रति कोणों का योग 180 डिग्री होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? संपूरक कोण कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 41 है, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? त्रिभुज पूछ रहा है दोस्तों, तो n बराबर 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 माइनस 2 तो 1/2 ऐसे विकर्णों की संख्या दोस्तों इसमें 0 हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 42 है, ड्राइंग के मध्य मोटी और पतली रेखाओं का अनुपात कितना होता है दोस्तों? ड्राइंग के मध्य मोटी और पतली रेखाओं का अनुपात 5:3 होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 43, एक संदर्भ रेखा पर खड़ी लंब रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? संदर्भ रेखा पर खड़ी लंब रेखा कहलाती है दोस्तों आपका ऊर्ध्वाधर रेखा। संदर्भ रेखा जो होता है दोस्तों आपका क्षैतिज रेखा होती है और उसके ऊपर एक लंब के द्वारा पड़ी होती है, तो उसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 44, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होती है दोस्तों? त्रिभुजाकार प्रिज्म जो होता है दोस्तों उसमें 5 सतह होती है। 3 तो आपका साइड टू साइड हो जाएगा और 2 सतह हो जाएगा दोस्तों फ्रंट और रियर का। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 45, वृत्त की परिधि के अंश को कहते हैं दोस्तों। वृत्त की परिधि का जो अंश होता है दोस्तों उसको हम चाप बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब है दोस्तों।
प्रश्न संख्या 46 प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट को किस प्रकार सूचित करते हैं दोस्तों? अल्टरनेटिंग करंट वो होता है दोस्तों जो समय समय पर अपनी दिशा को परिवर्तित करते रहता है दोस्तों। और अल्टरनेटिंग करंट को दोस्तों दूर तक ले जाना संभव होता है, इसमें कम से कम ऊर्जा की हानि होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ये सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। और हमारे घरों में जो सप्लाई होती है अल्टरनेटिंग करंट, उसकी जो क्षमता होती है दोस्तों, उसकी आवृत्ति जो होती है 50 हर्ट्ज होती है दोस्तों, और 220 वोल्ट मतलब उसमें पावर की सप्लाई होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो गया। प्रश्न संख्या 47 है 0 से 150 वोल्ट मीटर की जिसकी एक्यूरेसी फुल स्केल रीडिंग का 1% है, यदि इंस्ट्रूमेंट द्वारा मापा गया विभव 75 वोल्ट है तो लिमिटिंग एरर कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 48 कोई भी मशीन कार्य करने में सक्षम कब हो जाएगा दोस्तों? मशीन जब कार्य करेगी जब उसमें घर्षण युक्त होगा दोस्तों। अगर घर्षण नहीं है तो वह कार्य करने में संभव नहीं होगा। जब मशीन घर्षण से अधिक मशीन पर कार्य कर रहा हो तब वो सक्षम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 49 पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दिया है दोस्तों? पारिस्थितिकी तंत्र जो है दोस्तों उसका संकल्पना एजी टांसले ने दिया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। और इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न 50 नंबर आप लोगों के लिए। अगर डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने भाई को सपोर्ट करेंगे, एक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे दोस्तों। चलिए आखिरी प्रश्न श्रृंखला का 50 नंबर, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है दोस्तों? पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में कौन सही नहीं है? तो यह एक बंद तंत्र होता है। पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है वो एक प्रकार का खुला तंत्र होता है दोस्तों। जैसे समुद्र हो गया एक पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता है, क्योंकि समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है और भी जीव जंतु होते हैं। तालाब हो जाते हैं जो कि खुला तंत्र होते हैं। आपका नदी हो गया वो भी एक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। आपका जंगल हो गया, ये सब सारे के सारे पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा।